नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको खेती-बाड़ी की खबरों के साथ साथ कृषि जगत की नई हलचल के साथ रूबरू कराते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव की। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास खबरें खेती में। आत्मा द्वारा माली प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। बांस के सहारे करे टमाटर की खेती, बढ़ेगा उत्पादन। शुद्ध खाद तेल के लिए तेल निष्कर्षण मशीन है बेहद उपयोगी। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि रबी सीजन में हुए बेमौसम बारिश की वजह से सूबे में 6 जिले में फसलों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। इन जिलों में गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, रोहतास और मुजफ्फरपुर भी शामिल है। जिन किसान भाइयों की फसल बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की वजह से क्षतिग्रस्त हुई है, वह बिहार की डीबीटी पोर्टल पर जाकर 20 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत आत्मा द्वारा पिछले दिनों वैशाली जिले में माली प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रशिक्षण में माली आधारित तमाम कार्यों को लोगों को बताया गया। एक समय था जब माली एक परंपरागत पेशा हुआ करता था, लेकिन अब यह पेशा युवाओं के लिए नौकरियों के साथ साथ स्वरोजगार के नए रास्ते खोल रहा है। इसी सिलसिले में कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत आत्मा द्वारा वैशाली जिले में 67 दिनों का माली प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें 30 लोगों ने भाग लिया है। फूल की खेती एवं अन्य बागवानी के तौर तरीकों के बारे में सिखाया जा रहा है। साथ ही पौधों के लिए कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना आवश्यक है, उनकी देखरेख कैसे की जाती है, इन सभी बारीकियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया जा रहा है। पारंपरिक खेती से इतर वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो इसमें उत्पादन और आमदनी दोनों में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी ही एक तकनीक है बांस के सहारे टमाटर की खेती। वैसे किसान भाई जो टमाटर की खेती व्यावसायिक स्तर पर करते हैं, वे सहारा देने के लिए टमाटर जिस कतार में लगा है उस कतार में 5 मीटर के अंतराल पर 1.5 से 2 मीटर ऊंचा बांस गाड़ दे एवं रस्सी के सहारे टमाटर की लतर को ऊपर की ओर बांध दे, जिससे टमाटर जमीन पर नहीं गिरेगा और उत्पादन में काफी बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, आमतौर पर आप लोग रबी फसल की कटाई और खरीफ फसल की बुवाई के बीच अपने खेतों को परती छोड़ देते हैं, लेकिन इस खाली समय में आप दलहनी फसल मूंग की खेती कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। बेहतर उपज के लिए हमारे किसान भाई मूंग के उन्नत प्रभेदों से ही मूंग की खेती करें। पूसा रत्ना, टांबे जवाहर मूंग 3, IPM 23, विराट, SML 668, स्वाति, PDM 184 मूंग की उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। इनमें विराट एवं स्वाति किस्म की मूंग 90 दिनों के अंदर तैयार की जाती है, जिसके बाद किसान भाई खरीफ फसल की बुवाई भी खेतों में ही कर सकते हैं। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में तेल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारी रसोई का आधार खाद्य तेल ही है। तेल का उपयोग खाने बनाने से लेकर कई प्रकार के दवाओं, स्वास्थ्य में भी होता है। पहले तेल निकालने के लिए बड़ी मशीनें लगाई जाती थी, लेकिन अब कम खर्च में छोटी मशीनें बाजार में आ गई है, जिसे लगाकर किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। पहले सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी आदि के तेल निकालने के लिए बड़ी मशीनें लगानी पड़ती थी, लेकिन अब इस काम के लिए छोटी मशीनें बाजार में उपलब्ध है। इन मशीनों की कीमत भी काफी कम है और इन्हें लगाने के लिए ज्यादा जगह की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। एक सामान्य कमरे में इन्हें लगाकर किसान भाई अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। तेल निकालने के बाद उसके बचे अवशिष्ट का इस्तेमाल पशुओं के भोजन के रूप में किया जा सकता है, जिसे किसान भाई पशुपालक को बेचकर दोहरी आमदनी कमा सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं अब मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल,
उजला आलू 900 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 1400 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे तैयार चना, मसूर की फसल की कटाई पूरी कर उनका सुरक्षित स्थान पर भंडारण अवश्य कर ले। सलाह यह भी दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन धान की फसल की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इस मौसम में तैयार गेहूं की फसल की कटाई की सलाह है। किसान कटी हुई फसलों को बांध कर रखें, अन्यथा तेज हवा से फसल एक खेत से दूसरे खेत में जा सकती है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और अब बात करते हैं पशुओं की ग्रीष्मकालीन समस्या के बारे में। ग्रीष्मकालीन में पशु कमजोर पड़ जाते हैं और गर्मी के कारण वो अपना पूर्ण आहार नहीं ले पाते, तो इसी के कारण उनका उत्पादन भी कम हो जाता है। और इस समस्या से निपटा कैसे जाए, इस पर, इन समस्या का निदान कैसे किया जाए, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक कुमार सिंह जी के पास। वो आपको देंगे इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं, गर्मी के मौसम में जो ग्रीष्मकालीन समस्याएं हैं पशुओं में, कि किस तरह से गर्मी के मौसम में उन रोग से ग्रसित हो जाते हैं हमारे पशु, और उनको इस समस्या से किस तरह से बचाया जाए,
जो ग्रीष्मकालीन समस्याएं हैं, इसी विषय पर हमारा आज का ये कृषि दर्शन कार्यक्रम का टॉपिक है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विवेक कुमार सिंह, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, पशुओं में ग्रीष्मकालीन जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? सर्वप्रथम सभी किसान भाइयों को नमस्कार। पशुओं में जो होने वाली ग्रीष्मकालीन समस्याएं हैं उसमें सबसे प्रमुख तौर पर अगर हम कहें तो जैसा हम कह रहे हैं ग्रीष्मकाल माने गर्मी का दिन, तो गर्मी से ही जो पशु को समस्या होती है वो उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो गर्मी की वजह से जब वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पशु जो है हीट स्ट्रोक से पीड़ित हो जाता है। इसके अलावा चूँकि गर्मी रहती है तो जो मक्खी और कीड़े हैं इनका भी जो क्रियाकलाप है वो बढ़ जाता है, तो उससे भी पशु काफ़ी प्रभावित होते हैं। और कई ऐसी मक्खियां हैं जो बहुत सारी बीमारियां फैलाती हैं, तो वो सारी बीमारियां भी इस ग्रीष्म काल में आती हैं। इसके अलावा चूँकि पशु गर्मी से और हीट स्ट्रेस की वजह से बहुत परेशान रहता है तो उसका खान पान कम हो जाता है, और जब भी किसी पशु का खान पान जितनी आवश्यकता है उससे कम होगा तो स्वाभाविक है कि वो पशु कई तरह की बीमारियों के लिए प्रोन हो जाएगा, या उसके लिए वो ज़्यादा कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो इनमें जो बीमारियां इसके अलावा हैं तो ये तो मक्खियों से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, जो पैरासिटिक डिजीज़ कहते हैं या हीमोपैरासिटिक डिजीज़ कहते हैं, वो हैं। उसके अलावा इसी दिन में ग्रीष्म काल में ही किसान भाइयों के पास नए तरह का भूसा, जो नया भूसा नए फसल का आएगा वो रहता है, और जैसे ही हम पशु को नए भूसे पर को खिलाना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से डाइजेशन से संबंधित कई सारी बीमारियाँ होती हैं, जिसमें ब्लॉट है और इनडाइजेशन है, कई बार रूमिनल इम्पैक्शन जिसमें पेट कड़ा हो जाता है और पशु गोबर करना बंद करता है। तो ये प्रमुख बीमारियां हैं जो ग्रीष्म काल में पशुओं में पाई जाती हैं। गर्मी के दिनों में होने वाले जो प्रमुख रोग हैं जो हमारे पशुओं को आक्रांत करते हैं, वो कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जो जिससे हमारे पशु ग्रसित हो जाते हैं और उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है? जी, बहुत ही उचित प्रश्न है आपका। ग्रीष्म काल में जो प्रमुख रोगों की अगर बात करें तो एक तो हमने वो कंडीशन बताई जो हीट स्ट्रोक है, वो भी एक बीमारी है। जब वो हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उसको एक बीमारी की तरह से ही देखा जाता है। उसके अलावा एक बीमारी है जिसको हम लोग ब्लॉट कहते हैं। ब्लॉट माने अफरा, पेट में गैस बनना, वही जो नया भूसा हम जब खिलाना शुरू करते हैं तो ब्लॉट हो सकता है। रूमिनल इम्पैक्शन की हमने बात करी। इसके अलावा जो परजीवी जनित रोग हैं जो मक्खियों के काटने से फैलते हैं, उसमें एक जो बीमारी है सर्रा, इसका प्रकोप बढ़ सकता है। इसके अलावा आजकल एक जो नई बीमारी आई है लंपी स्किन, चूँकि मक्खी मच्छरों का प्रकोप इस समय ज़्यादा होगा गर्मी के दिनों में, तो उन्हीं से वो बीमारी एक दूसरे में फैलती है, तो हो सकता है कि लंपी स्किन का भी प्रसार इस सीजन में, गर्मी के सीजन में थोड़ा ज़्यादा हो। तो ये प्रमुख बीमारियां हैं जो पशुओं में ग्रीष्म काल में पाई जाती हैं। आमतौर पर सर हम ये देखते हैं कि जो हमारे गांव देहात के जो छोटे पशुपालक हैं तो क्या करते हैं कि अगर किसी भी बीमारी से उनका पशु ग्रस्त हो जाता है तो साफ़ सफाई के लिए वो तारपीन का तेल या मिट्टी का तेल का उपयोग करके और समझते हैं कि इसी से हमारा साफ़ सफाई का काम हो गया। तो सर क्या सावधानी बरती जाए कि ताकि पशु रोग से ग्रसित न हो? देखिए, ग्रीष्म काल के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो जो सामान्य साफ़ सफाई है वो अपनी जगह पर है। पशु के बाड़े की सफाई ये तो हर सीजन में आवश्यक है। जहाँ तक गर्मी के दिनों की बात है, उस समय हम लोगों को ये बात का ध्यान रखना है कि पशु साफ़ सफाई तो एक जगह पर है, पशु को पूरी मात्रा में जितनी उसकी ज़रूरत है उतनी मात्रा में साफ़ और ताज़ा पानी हमेशा मिलता रहे। इस तरह से व्यवस्था रखिए अपने बाड़े की या जहाँ भी पशु को रखते हैं कि उसको डायरेक्ट धूप न लगे, ताकि उससे हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो साफ़ सफाई के अलावा गर्मी का जो तापमान है उससे उसको एक तापमान जो 25 से 26-28 डिग्री का तापमान है, इस बीच में आपके वातावरण का तापमान मेंटेन रहता है, तो ये अच्छा है। तो कई बारी जो हमारे एग्जोटिक पशु हैं जैसे क्रॉसब्रेड HF है और ये, तो गर्मी के दिनों में हांफते ही इनका देखेंगे कि पूरा समय बीतता है। तो ऐसे पशुओं को अगर 1-2 पशु है तो कोशिश करनी चाहिए कि आप दिन में कम से कम 2-3 बार उसको साफ ताज़े पानी से नहला दें ताकि उसका टेम्परेचर कम बना रहे। उनको गर्मी के चलते फीवर आ जाता है, और तो सर फीवर से सबसे प्रमुख ये रोग है। तो सर फीवर से बचने के लिए, बुखार से बचने के लिए हमारे जो पशुपालक भाई हैं कौन सी दवा का इस्तेमाल करें या अपने पशु को क्या खान पान का व्यवस्था करें, किस तरह से इससे बचाव करें? सर बहुत ही उचित प्रश्न है आपका। जो गर्मी के दिन में बुखार आप जिसको कह रहे हैं, बुखार तो संक्रामक अगर बीमारी की वजह से टेम्परेचर अगर बॉडी का बढ़ रहा है उसको कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग सीधा
ये तापघात कह लें या हीट स्ट्रोक कह लें, उसमें भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन किसान के लिए वो बुखार जैसा ही है। लेकिन जो वातावरण के तापमान बढ़ने से जो हीट स्ट्रोक होता है, उसको जो बुखार की दवाइयाँ हैं, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसको आराम नहीं मिलता, क्योंकि वो बुखार संक्रमण की वजह से नहीं है, वो इस वजह से है क्योंकि वातावरण का तापमान बढ़ गया है। तो ऐसी अवस्था में हमने यही कहा कि तापमान बढ़ने ना पाए, इसके लिए पशु को दिन में 2-3 बार कम से कम नहलाने की व्यवस्था रखिए। और अगर तापमान बढ़ ही गया है, मान लीजिए उसको हीट स्ट्रोक हो गया है, तो उसको घटाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पशु को ठंडे पानी से काफ़ी देर तक उसको सर से लेके और पीछे तक, पूंछ तक अच्छे से भिगोया जाए। और उसके बाद भी अगर तापमान नहीं रुकता है तो आप थोड़ा इस तरह का ठंडा पानी, आइस माने बर्फ़ मिलाया हुआ पानी, उसके पखाने के रास्ते से 1-2 लीटर पानी उसके पखाने के रास्ते में डाल देंगे, तो वो तापमान ज़्यादा जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, इसके बजाय कि आप कोई बुखार उतारने की दवा यूज़ करें। तो दवाओं से बेहतर है कि उसको जितना ठंडा कर सकें, अगर आप वो कर लेते हैं तो वो बुखार, गर्मी के दिनों में होने वाला बुखार प्रायः उससे कम हो जाता है। सर, संक्षेप में, समय की कमी के चलते संक्षेप में अगर इस संबंध में जो हमारे पशुपालक भाइयों के लिए लाभप्रद हो, हम आपका कोई खास संदेश अपने पशुपालक भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे। ओके, ग्रीष्मकालीन समस्याओं से निजात पाने के लिए जो प्रमुख रूप से सावधानी बरतनी है वो ये कि पशु को जितनी आवश्यकता है उतना साफ़ ताज़ा पानी हमेशा मिलता रहे पीने के लिए। उसके अलावा अगर बहुत गर्मी है तो पशु को 2-3 बार दिन में नहलाएं। एक काम और आप कर सकते हैं कि जो पशु के खाने का टाइम है वो अर्ली मॉर्निंग, माने सुबह जल्दी और शाम को लेट से करें, ताकि उस समय तापमान कम रहेगा तो पशु कंफर्टेबल रहेगा और खाना खा सके, दाना खा सकेगा, भूसा खा सकेगा। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर और राशन की मात्रा गर्मी के दिनों में बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इनटेक कम हो जाता है, तो उसकी पूर्ति आप राशन के द्वारा कर सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिससे आप पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि कुछ ज़रूरी सावधानी को अपनाकर गर्मी में होने वाले जो विभिन्न तरह के रोग व्याधि हैं उससे आप अपने पशुओं की संपूर्ण देखभाल और रक्षा कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करते हैं डेयरी फार्मिंग द्वारा उद्यमिता विकास की। डेयरी फार्मिंग द्वारा उद्यमिता विकास कैसे किया जाए, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं डॉक्टर राकेश कुमार के पास। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि का क्षेत्र जिसमें कि हम बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर, वेटनरी, फिशरी, डेयरी, मतलब कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि न सिर्फ अब परंपरागत रह गया है बल्कि वह एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। वैसे ही कई क्षेत्र हैं जिससे आज भी हम अनभिज्ञ हैं, बस उसको एक ट्रेडिशनली उसको कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत उसमें कुछ सुधार की है। डेयरी फार्मिंग में उद्यमिता विकास आज हमारा ये विषय है, और क्या ये इसमें किया जा सकता है, इस विषय पर बात करने के लिए क्या है उद्यमिता विकास, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, डेयरी फार्मिंग में उद्यमिता विकास की हम बात करते हैं, क्या उद्यमिता विकास डेयरी फार्मिंग में कैसे संभव है? देखिए, डेयरी व्यवसाय की अगर हम बात करें तो आज ये देश का कृषि क्षेत्र में जितने भी व्यवसाय आज हैं, सबसे मुख्य व्यवसाय के रूप में आज डेयरी व्यवसाय अपना स्थान पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना स्थान बना चुका है। विगत करीब 1998 से लगातार हमारा देश दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे बना हुआ है, और आज इस हमारे देश की अगर उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये 210 मिलियन टन पहुंच चुका है। और इसकी शुरुआत 70 के दशक में गुजरात से के खेरा डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। अगर हम आज़ादी के समय की बात करें, उस समय हमारे देश का दुग्ध उत्पादन 17 मिलियन टन था, और आज हम इतनी तेज़ी से कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, और हमने अपना सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, और केवल दूध के क्षेत्र में इस तरह की जो उन्नति, तरक्की और समृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में मिली है, उसके कारण सारा वातावरण कुछ राज्यों का बदल चुका है। और अगर हम उद्यमिता की बात करें तो उद्यमिता के क्षेत्र में सरकार की कई ऐसी योजनाएं विगत कुछ वर्षों में धरातल पे आ चुकी हैं, जिससे हमारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं और डेयरी व्यवसाय की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ है। और नित्य नए जो हमारे उद्योग धंधे हैं डेयरी के क्षेत्र में, जो लघु, कुटीर और मध्यम वर्गीय किसान के लिए पहले उपलब्ध नहीं था और ना कर पा रहे थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की है ग्रामीण क्षेत्रों में।
सर अब डेयरी फार्मिंग में हम जब बात करते हैं तो वो दशक जब हम कमज़ोर थे पूरे विश्व में, अब इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं, चूँकि भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत सारे काम भी इसमें कर रही हैं, तो कुछ योजनाएं ऐसी बताई जाए सर जिसमें कि और तरीका कि जिसको कि उद्यमिता विकास से जोड़ा जा सके। डेयरी उद्यमिता विकास योजना अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। इसके द्वारा किसान भाइयों को जो जनरल क्लास के हैं और जो ओबीसी ग्रुप से आते हैं उनको 25% की सब्सिडी दी जा रही है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 33% की सब्सिडी दी जा रही है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय की बात करें तो इसे किसान भाई 2 दुधारू मवेशी से भी शुरू कर सकते हैं और अगर आप 2 दुधारू मवेशी से शुरुआत करते हैं तो उसमें भी आपको 35,500 की सब्सिडी मिलेगी। और अगर आप SC और ST वर्ग से आते हैं तो आपको 46,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। और अगर 10 गाय से आप शुरू कर रहे हैं तो टोटल जो हमारा जो कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट का वो करीब 7 लाख का है। और अगर 10 जो हमारे बछड़े हैं, बछड़े बछड़ियों का अगर आप शुरुआत करते हैं डेयरी यूनिट तो उसमें आपको 10 लाख तक का 9 लाख तक का ऋण का प्रावधान है। और इसके अलावा जो हमारी देश की सरकार और हमारी राज्य की सरकार ने जिस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हाल के वर्षों में ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई है, अगर हम उसकी बात करें तो प्रसंस्करण के क्षेत्र में आप जितने भी हमारे देसी व्यंजन हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में बना सकते हैं। आप छोटी सी दूध संग्रहण की अपना जो सेंटर स्थापित कर सकते हैं, बल्क कूलर की स्थापना कर सकते हैं, दूध को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जाने के लिए जिससे कि उचित मूल्य मिल पाए, यानी विपणन में भी अपने कदम बढ़ा चुका है जो जितनी भी योजनाएं हैं और किसानों तक उसका लाभ पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। कि जब हम उद्यमिता विकास की बात करते हैं, हमारे लगभग जो जितने भी हमारे ज़िले हैं बिहार के, सब जगह कलेक्शन सेंटर है, विपणन की व्यवस्था है, कलेक्शन की व्यवस्था है, सब है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो आज मैटर है सर कि दूध बाज़ार मूल्य जो है वो लगभग 50, 55, 60 रुपये तक है और किसान को आज भी 27 रुपये, 28 रुपये बेचने पर मजबूर है। उन कलेक्शन, चाहे वो मदर डेयरी हो, कॉम्फेड हो, ओसम डेयरी हो, जो भी हो, कई सारी है। तो ये क्या, कहाँ सर ये मामला अटकता है? ये देखिए, हमारे देश में जब कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत 1965 के शुरुआत में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के द्वारा जो स्थापित हुआ था आनंद में, और जब इसकी शुरुआत हुई तो लोगों ने 3 टायर सिस्टम का प्रारूप रखा। ग्रामीण स्तर पे जो हमारे मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हुआ करते थे और मिल्क कलेक्ट करके उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे यूनियन होते थे वहाँ पे प्रसंस्करण की इकाई होती थी और प्रसंस्करण करके फेडरेशन के द्वारा उसका विपणन किया जाता था, न केवल अपने राज्य में बल्कि राज्य के बाहर भी हम उसका विपणन करते थे। इसमें ये देखा गया और निरंतर कई वर्षों से किसानों की ये समस्या रही है कि जो उनको मूल्य मिल रहा है, उनके लागत मूल्य, उनका जो दुग्ध उत्पादन करने का जो मूल्य लगता है उससे कम है। और ये बहुत बड़ी समस्या, जहाँ पे लो यील्डिंग, कम दूध देने वाले जानवर हैं, उस केस में तो किसान बहुत समस्या से ग्रसित हैं कि उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो जो आज हमने देश के उत्तरी राज्यों में, पश्चिम राज्यों में देखा है और जो डेयरी उद्यमिता विकास योजना का प्रारूप हमारे देश की सरकार ने शुरुआत किया था, उसका मुख्य मकसद यही था कि हम अपनी छोटी छोटी इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थापित करें। तो प्रसंस्करण के क्षेत्र में और भी लगभग उसको छोटे स्तर से उसको हम क्रियान्वित करने की क्या और सिस्टम क्या है, उसको कैसे हम उसको क्रियान्वित कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, अपने क्षेत्र का भ्रमण करके क्षेत्र की ज़रूरतों को समझना बड़ा आवश्यक है और उसके आधार पे हमें ये चुनाव करना पड़ेगा कि अगर हम भारतीय जितने भी व्यंजन हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी पसंद करते हैं और उनकी ज़रूरतें क्या है, उसके हिसाब से हमें उस उत्पाद का चयन करना पड़ेगा। और उसको उत्पादित करने के लिए पहले क्या होता था कि प्रसंस्करण के क्षेत्र में बहुत बड़ी इकाई की आवश्यकता होती थी, बहुत ज़्यादा मिल्क की आवश्यकता होती थी, यानी छोटे जो हमारे उद्योग लगाने के लिए हमारे पास उस तरह की मशीनरी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अगर हाल के वर्षों में देखें तो अगर आप 1000 लीटर का भी अगर आप पाउच पैकिंग मशीन का यूनिट स्थापित करना चाहें, आप
2000 लीटर का छोटा सा आइसक्रीम की इकाई स्थापित करना चाहें, आप चीज़ का प्लांट 5000 लीटर का लगाना चाहें, आप पाउच पैकिंग का सारा सेटअप अपने क्षेत्र में स्थापित करना चाहें, एक कस्बे में या एक ब्लॉक में, तो आज भारत देश में कई ऐसे जो मशीनरी उपलब्ध कराने वाले कंपनीज़ हैं जो आपके क्षेत्र में आके न केवल उसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन करेंगे, पूरी तरह से लगाएंगे, वो आपको बनाकर भी दिखाएंगे और आप उस इकाई से ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि उनका विपणन आपके क्षेत्र में आराम से हो जाएगा। इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए सर कृषि दर्शन की पूरी टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको इससे तमाम जानकारियां मिल गई होंगी और आपके कार्य में इससे आपने तमाम कुछ सीखा होगा, अपने कार्य में इसे उपयोगिता में लाने में। और भी देंगे तमाम जानकारियां अगली कड़ी में, तो रखिए अपना पूरा ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।